नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस के प्रीवियस और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका 27 फरवरी 2025 में रीट का पेपर होने वाला है। तो ईवीएस के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेट हमारा हो जाएगा आज का 6 नंबर का सेट होगा। देखते हैं कि सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। ऑप्शन देखते हैं, ए बृहस्पति, बी है बुध, सी है पृथ्वी, डी है मंगल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं, क्योंकि सौर मंडल जो सूर्य का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो हमारा है बुध। इसका राइट होगा आंसर। अब हम समझते हैं सौर मंडल किसे कहते हैं, क्योंकि आपके डिफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है कि सौर मंडल किसे कहते हैं। जैसे इसने पूछा कि सूर्य का निकटतम उपग्रह कौन सा है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे साइज में बड़ा छोटा ग्रह उपग्रह कौन सा है, डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा ग्रह है। तो इसके हिसाब से आज हम इस क्लास को वायुमंडल, जिसे हम सौरमंडल भी कहते हैं, आज इस क्लास में इसको कंप्लीट हम कर देंगे। तो हम समझते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौर परिवार या सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और उल्काओं से मिलकर बना जो है उसे हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि सौरमंडल की मुखिया किसे कहेंगे। तो हम किसे कहेंगे आपको, तो सौरमंडल के मुखिया हम कहते हैं सूर्य को कहते हैं। और सौरमंडल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं हमारा। यहाँ से आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया डिफिनेशन से कि सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। सबसे निकटतम उपग्रह ग्रह कौन सा है, आपका बुध हो गया। आपका 3 नंबर यहाँ से हो गए। चौथा होता है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो कितने ग्रह हो गए हमारे, 8 हो गए। तो अब हम ये समझते हैं कि साइज के हिसाब से कौन सा ग्रह बड़ा है, उसके बाद से कौन सा छोटा है, इसके बाद से और डिस्टेंस और साइज के हिसाब से पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आज हम समझते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन, सबसे दूर ग्रह कौन से, साइज के हिसाब से कौन सा उपग्रह है, साइज के हिसाब से कौन सा ग्रह है, किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है, उसको भी आज हम समझते हैं। ठीक है, तो साइज के हिसाब से हम पहले समझते हैं कि साइज के हिसाब से सबसे बड़ा उपग्रह साइज के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया हमारा, तो बृहस्पति हो गया हमारा साइज से बड़ा। इसको S1 हम बोल देंगे। ठीक है, साइज। और इसके बाद से कौन सा हो जाएगा हमारा, शनि हो जाएगा। तो शनि हो जाएगा हमारा S2। उसके बाद से हो जाएगा हमारा कौन सा, तो वरुण S3, S4। और उसके बाद से कौन सा हो जाएगा हमारा साइज के हिसाब से, तो इसके बाद से होता है हमारा S4 हो गया, S5। तो साइज के हिसाब से हमारी हो जाएगी पृथ्वी, हमारी क्या है आपकी S5 साइज के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है शुक्र, जिसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। उसके बाद से फिर आता है हमारा 7 नंबर पर आता है मंगल। और 8 नंबर पर आता सबसे छोटा ग्रह कौन सा हमारा, बुध है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बृहस्पति हो गया। उसके बाद से शनि हो गया, S3 साइज के हिसाब से कौन सा होगा, फिर वरुण हो गया और अरुण हो गया। S4 में कौन सा आएगा, वरुण आएगा। S5 में हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है सबसे बड़े ग्रह में। उसके बाद से होता है हमारा पृथ्वी, जिसको हम कहते हैं शुक्र, जिसको हम पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को, वो आपका 6 नंबर पे आता है साइज के हिसाब से। उसके बाद से मंगल होता है हमारा 7th नंबर पे। और 8 नंबर सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, तो हो गया हमारा बुध हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरह से बन सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, तो बृहस्पति हो गया, जिसको S1 हम साइज के हिसाब से बोलेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, S8, जिसको हम बुध बोलते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे बड़ा हो गया बुध, उसके बाद से सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बृहस्पति, जिसको हम साइज में सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं। छोटा ग्रह किसे मानते हैं, बुध को मानते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। अब इसके बाद से हम समझते हैं कि बाह्यतम ग्रह कौन सा है और आंतरिक ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो बाह्यतम ग्रह हमारा कहाँ से होगा, तो बुध से लेके, मैं कलर चेंज कर लूँ, बुध से जो मंगल वाले जो ग्रह होते हैं ये हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। और बृहस्पति से वरुण तक के जो ग्रह होते हैं हमारे, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 ग्रह जो है हमारे ये आंतरिक है। उसके बाद से जो 4 ग्रह हमारे बाह्यतम है, जिसको हम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जी हमारे ग्रह कैसे, ये बाह्यतम ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह होंगे हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है
कि ऐसा कौन सा दो ग्रह है जिनके दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारा ये क्या हो गया हमारा, इसको हम क्षुद्र ग्रह जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा किसके किन ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारे क्षुद्र ग्रह भी हैं। अब इसके बाद से हम ये समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी है, एक वर्ष में कितनी बार चंद्र ग्रहण लगता है और कितना सूर्य ग्रहण लगता है, इसको भी आज हम समझते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि सौरमंडल किसे कहते हैं, कितने ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह कितने हैं, बाह्य ग्रह कितने हैं, साइज से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो छोटा ग्रह कौन सा है। अब तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आए तो क्या होता है हमारा, सूर्य ग्रहण होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है हमेशा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन लगती है। अमावस्या कब लगती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तब हमारी अमावस्या लग जाती है, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगती है, अमावस्या के दिन। अमावस्या कब होती है, जब सूर्य, ये हमारे हो गए सूर्य और ये हो गए हमारे चंद्रमा और ये हो गई हमारी पृथ्वी। जो सूर्य ग्रहण कब लगती है, तो अमावस्या के दिन लगती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो क्या होता हमारा, ये हमारा होता है सूर्य ग्रहण, जो अमावस्या के दिन लगती है। तो उसी तरह चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये लगता है आपको पूर्णमासी के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो पूर्णिमा कहते हैं कि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुरू हो गई, जब पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है। ये हो गए हमारे सूर्य और ये हो गए हमारे पृथ्वी और ये हो गए हमारे चंद्रमा। ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है तब होती है पूर्णिमा, जिसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी की चंद्रमा आती है तब होता है अमावस्या, जिसको हम सूर्य ग्रहण करते हैं। यहाँ पे कम से कम आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। कैसे, सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन, 1 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण, 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन होगा हमारा कि सूर्य जब चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस टॉपिक से सिर्फ आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन गए कि अमावस्या कब लगती है, पूर्णिमा कब लगती है, चंद्रमा जब बीच में आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो कौन सा ग्रहण लगता है, पृथ्वी जब बीच में आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो कौन सा ग्रहण लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ रहा होगा। अब हम समझते हैं कि एक वर्ष में कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं, उससे भी आज हम समझते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, तो एक वर्ष में 7 बार चंद्र ग्रहण लगता है और 7 बार सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है, मतलब हो सकते हैं। एक वर्ष में कितने होते हैं चंद्र ग्रहण, 7 बार, और सूर्य ग्रहण कितने होते हैं, सूर्य ग्रहण लग सकते हैं, हो सकते हैं। मतलब मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकती कितने हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं। तो कितना होगा, 7 चंद्र ग्रहण लगते हैं एक वर्ष में और एक वर्ष में सूर्य ग्रहण लगता है 7 बार लगता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम समझते हैं इसके बाद कि ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी बताई गई है, ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी बताई गई है। अब उसके बारे में थोड़ा सा अब हम समझते हैं। ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी है, उपग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल हो जाएगी हमारी कितनी, 172 हो जाएगी। कैसे, वरुण के कितने उपग्रह हैं, तो वरुण के हो जाएंगे हमारे 14। अरुण कितने हैं, तो अरुण के हो जाएंगे हमारे 27। उसके बाद से बृहस्पति कितने हो गए, तो बृहस्पति के हो जाएंगे हमारे 67। और शनि कितने हो जाएंगे, तो शनि के हो जाएंगे 62। और मंगल के हो जाएंगे आपके 2। मंगल कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे उपग्रह।
तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ग्रहों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 172 बताएंगे। कैसे? तो हम बताएंगे कि वरुण का 14 है, वरुण का 27 है, बृहस्पति का 67 है, शनि का 62 है और मंगल का 2 उपग्रह है, जो उपग्रहों की संख्या जो बताई गई है। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी? 8 बताई गई है। डिस्टेंस के हिसाब से सबसे कौन सा दूर कौन सा है? तो हमारा वरुण है। नज़दीक कौन सा? सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा साइज ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद से शनि, उसके बाद से अरुण, उसके बाद से वरुण, उसके बाद से कौन सा आता है? फिर हमारी पृथ्वी आती है 5वें नंबर पे साइज के हिसाब से। उसके बाद आती है शुक्र, हमारी जो पृथ्वी की, जिसको हम बहन कहते हैं। पेपर में हमसे क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहते हैं, तो हम कहेंगे शुक्र को कहते हैं। उसके बाद से आता है मंगल, जो 7वें नंबर के साइज के हिसाब से बढ़ा है। अच्छा, छोटा ग्रह कौन सा हो गया हमारा साइज के हिसाब से? तो बुध हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। हमने कहा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, जो अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, जो पूर्णिमा के दिन लगता है। एक वर्ष में कितने चंद्र ग्रहण लगते हैं? तो 7। सूर्य ग्रहण कितने लगते हैं? 7 हो सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। उपग्रहों की संख्या कितनी बताई गई है? टोटल बताई गई है आपसे 172। किस तरह से बताई गई है? तो बृहस्पति कितने हैं? 67 बताई गई है। शनि की 62 बताई गई है। अरुण की बताई गई है 27, वरुण की बताई गई है 14 और मंगल की बताई गई है 2। तो उपग्रहों का छोटा सा ट्रिक समझते हैं। जैसे वरुण का पहले था हमारा 13 उपग्रह, लेकिन अब 14 बताया गया है। तो हम ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। 13 वरुण, अरुण की सत्ता, 62 पति, 67 पति, 62 शनि, 2 मंगल। 13 मतलब 13 वरुण के हो गए। अरुण की सत्ता का मतलब होता है कि 27 अरुण के हो गए, और 67 पति मतलब बृहस्पति के 67 हो गए। 62 शनि मतलब शनि के 62 उपग्रह हो गए। मंगल कितने हो गए? 2 हो गए। तो आज हमने सौरमंडल में इतना पढ़ा कि उपग्रहों की संख्या कितनी है, एक वर्ष में कितने ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगते हैं, चंद्र ग्रहण कब लगता है। इतना आज हम इस टॉपिक के कंप्लीट कर दी, जो पेपर में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। तो अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। तो बुध हमारा क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह माना गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है गोगा जी, बी है पाबू जी, सी है रामदेव जी, डी है तेजा जी। तो लाछा गुजरी की प्रार्थना से किसे संबंधित है, कौन सा देवता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, तेजा जी। क्या है? हमारे लाछा गुजरी की प्रार्थना से संबंधित हमारे राजस्थान के लोक देवता का एक प्रसिद्ध देवता है तेजा जी, जिसको हम लाछा गुजरी की प्रार्थना से संबंधित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन है कि सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह चुनिए। ऑप्शन है जीप, स्कूटर, नाव, बी है बस, ट्रक, ई रिक्शा, सी है साइकिल, कार, जेट, डी है बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, फ्लाइंग कार। तो इसने पूछा कि सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह कौन सा है जो सड़क पर चल सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जरा आप बताएं। ऑप्शन दिया कि जीप, स्कूटर तो चल सकते हैं, लेकिन नाव पानी में चलती है। बस, ट्रक, ई रिक्शा ये चल सकती है। साइकिल, कार, जेट ये तो उड़ने वाली है। बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, फ्लाइंग कार ये हमारी क्या है, जो सड़कों पर चलने वाली नहीं है। राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ऑप्शन है ए चिकन पॉक्स, बी है अमियोबाइसिस, सी है मधुमेह, डी है डेंगू। तो राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए जयपुर, बी है नागौर, सी है भीलवाड़ा, डी है ब्यावर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भीलवाड़ा को हम कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। यहाँ पे राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है सबसे प्रमुख केंद्र किस चीज़ के लिए माना गया है, तो सूती वस्त्र उद्योग के सबसे प्रमुख केंद्र माना गया है किसको, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी है भरतपुर, सी है जयपुर, डी है राजसमंद। तो सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन प्रणाली उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। ऑप्शन ए सहरिया, बी है गुर्जर, सी है बिश्नोई, डी है मीणा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी बिश्नोई, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में जंगल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। ऑप्शन ए है सुरगम, बी है कट्टा, सी है कुल, डी है एरिस। तो पुरानी संकल्पना के नाम से किसे जानते हैं, जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना क्या है, तो कुल। इसका राइट हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में 13 के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन ए महावीर जयंती, बी है अंबेडकर जयंती, सी है गांधी जयंती, डी है हनुमान जयंती। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए महावीर जयंती, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे अभियान का शुभ आरंभ कब किया गया था। ऑप्शन दिया ए 2011, बी है 2012, सी है 2013, डी है 2014। तो मोदी सरकार ने गंगा नदी के संरक्षण हेतु एक एकीकृत कार्यक्रम नमामि गंगे कब शुरू किया था, 2014 में किया था। राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ प्रणाली जगत के किस संवर्ग का है। ऑप्शन ए पक्षी, बी जलस्थचर, सी है सरीसृप, डी है मत्स्य। तो मगरमच्छ प्राणी किस संवर्ग में आता है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सरीसृप में आता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नगरी किसका नाम है। ऑप्शन दिया है ए जयपुर, बी है जैसलमेर, सी है बाड़मेर, डी है जोधपुर। तो सूर्य नगरी किसको कहते हैं, तो जोधपुर को हम कहते हैं सूर्य नगरी। इसका राइट हो जाएगा आंसर। और इसे किस किस नाम से जानते हैं जोधपुर को, एक तो हो गया हमारा सूर्य नगरी, दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा सुनहरा शहर भी कहते हैं जोधपुर को, हम सुनहरा शहर भी कहते हैं जोधपुर को। और कहते हैं मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहते हैं। मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहेंगे, तो जोधपुर को कहेंगे। और क्या कह सकते हैं नीला शहर भी, या जिसको ब्लू सिटी किसे कहेंगे, जोधपुर को कहते हैं। और सन सिटी भी इसे कहते हैं, जिसको सूर्य नगरी, जिसको हम सन सिटी भी कहेंगे। रेगिस्तान का केंद्र भी इसे कहा गया है। मरु प्रदेश भी इसे कहते हैं। जोधपुर को हम क्या क्या कह सकते हैं, सन सिटी कहते हैं, सूर्य नगरी, सुनहरा शहर, मरुस्थल का सिंह द्वार भी जोधपुर को कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं, रेगिस्तान का केंद्र भी, और मरु प्रदेश भी हम जोधपुर को इस नाम से हम जानते हैं। जिसके जोधपुर के उपनामों का ये है आपका जोधपुर का उपनाम, जिनको हम नाम से जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो वृद्धि हार्मोन
किसके थ्रू होता है, कैसे होता है? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसका वृद्धि जो हार्मोन है ये हो जाएगा हमारा आपका वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। इसका ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा हमारा आपका इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। और उसके बाद से हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, हो जाएगा नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन। और प्रोजेस्टेरोन किसके थ्रू होता है? तो ये होता है हमारा मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो समझते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी के बने वस्त्रों की कीमत विशेष छूट कब दी जाती है? ऑप्शन दिया ए 26 जनवरी, बी है 21 जून को, सी है 2 अक्टूबर को, डी है 5 सितंबर को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है? ऑप्शन दिया एक खड़ी ढलान, बी है कम वायुदाब, सी अत्यधिक ठंडा मौसम, डी है बर्फीली हवा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी कम वायुदाब के कारण क्या होती है? तो पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई होती है जब कम वायुदाब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन दिए ए पादप, बी है वायु, सी है जंतु, डी है जीवाणु। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी वायु के अंतर्गत आते हैं हमारे जैविक घटक। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि पर्यावरण के घटक कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? एक होगा जैविक घटक और दूसरा हो जाएगा हमारा अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है ये समझते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत आता है आपका प्राणी, पादप, सूक्ष्मजीव और मानव। ये किसके थ्रू आते हैं? तो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत वायु, जल, मृदा, तापक्रम, आर्द्रता, स्थलाकृति, ये सब आते हैं हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? ऑप्शन दिया ए शहतूत की पत्तियां, बी है नीम की पत्तियां, डी है जामुन की पत्तियां, डी है आपका आम की पत्तियां। तो रेशम कीट की कौन सा पत्ता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए शहतूत के पत्तियां पे क्या होते हैं हमारे? ये हमारे रेशम कीट पत्तों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कोकेन, बी है कैफीन, सी है निकोटीन, डी है मॉर्फिन। तो तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाते हैं? तो निकोटीन को हम इसमें पाया जाता है। आपका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज रोग का कारक होता है? ऑप्शन ए है वायरस, बी है प्रोटोजोआ, सी है बैक्टीरिया, डी है माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए वायरस इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए घरेलू बहिस्राव, बी है औद्योगिक बहिस्राव, डी है वाहित जल, डी है आपका ह्यूमस पदार्थ। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कपास, बी है पॉलिस्टर, डी है नायलॉन, डी है आपका रेशम। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी रेशम इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किससे होता है? क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन बनाना, बी है प्रश्न पत्र बनवाना, सी है परीक्षा करवाना, डी अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? डी इसका राइट होगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी के फसल का उदाहरण है। ऑप्शन दिया, ए मक्का, बी है सोयाबीन, सी है मूंगफली, डी है अलसी। तो रबी फसल में कौन कौन से होते हैं? रबी फसल कब कब होती है? तो हमारी होती है आपकी अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुवाई होती है, बोई जाती है। कब? अक्टूबर और नवंबर में। और ये कब, ऐसी कटाई कब होती है? तो इसकी कटाई होती है आपको, ये होता है आपको मार्च में काट ली जाती है। ये मार्च में इसकी कटाई होती है रबी फसल की। रबी फसल में कौन कौन सा फसल होता है? तो रबी फसल में हमारा होता है कौन कौन सा फसल, आज इसको हम समझते हैं। तो रबी फसल में जैसे हमारा चना हो गया, गेहूँ, सरसों, मसूर, जौ, और क्या हो सकता है, अलसी, राई, ये सब हमारा कौन सा फसल होता है? तो रबी फसल के अंतर्गत हमारे आते हैं, जिनकी बुवाई आपका अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। इस तरह से हम समझते हैं खरीफ फसल में क्या क्या आता हो, ऐसी बुवाई कब होती है, कटाई कब होती है। तो खरीफ फसल में होता है हमारा क्या क्या, ये आपकी जून में इसकी बुवाई होती है, बोई जाती है जून में, और काटी कब जाती है? इसकी अक्टूबर में ये काटी जाती है, अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। कौन कौन सा फसल होता है आपका खरीफ फसल में? तो ये आपका होता है आपका बाजरा, गवार, मूंग, मक्का, कपास आदि, ये सब कौन सी फसल होती है? ये खरीफ फसल में होती है। उसी तरह से हमारा होता है एक जायद फसल। तो जायद फसल में क्या क्या होता है? जायद फसल कब बोई होती है इसकी? तो जायद फसल की फरवरी मार्च में इसको बोई जाती है, फरवरी मार्च में इसकी बोई जाती है। काटी कब जाती है? इसकी कटाई होती है आपकी मई और जून में, इसकी कटाई होती है, मई और जून में कटाई की जाती है। कौन कौन सा फसल इसके अंतर्गत आता है आपका? तो जैसे आपका तरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, पुदीना हो गया, साग सब्जी, ये सब किसके अंतर्गत आता है? आपका जायद फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है? रबी फसल के पूछा है कि रबी फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? जो अलसी है, क्या हमारा ये आपका रबी फसल का उदाहरण है। मक्का किसका हो जाएगा आपका? तो मक्का हो जाएगा हमारा ये खरीफ फसल का हो जाएगा। सोयाबीन भी हमारा खरीफ फसल का हो जाएगा। मूंगफली भी आपका किसका हो जाएगा? खरीफ फसल का हो जाएगा। और अलसी किसका हो जाएगा आपका? ये हो जाता है हमारा आपका रबी फसल का होता है, जिसकी कटाई होती है, बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर में, काटी जाती है आपकी मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा। क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। ऑप्शन दिया, एक खेल, बी है निष्क्रियता, सी है प्रेरणा, डी है संतोष। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता है। ऑप्शन दिया, ए फैक्स, बी है मोबाइल, सी है हर कार्य, डी है टेलीफोन। तो प्राचीन काल की बात की गई है, तो हर कार्य के माध्यम से संदेशों का संचार का माध्यम था हमारा हर कार्य, जिसका अर्थ क्या होता है हर कार्य का? तो संदेशवाहक, दूत या डाक ले जाने वाला, जिसको डाकिया बोलते हैं ना, उसको हर कार्य भी बोलते हैं। डाकिया हो गया, डाक वाला हो गया, दूत हो गया, संदेशवाहक हो गया। तो ये हमारे किस में आते हैं? तो हर कार्य के माध्यम से होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है, जिसको हम सुन और देख सकते हैं। वो किसका उदाहरण है देखते हैं। ऑप्शन ए है रेडियो, बी है बुलेटिन बोर्ड, सी है टेप रिकॉर्डर, डी है टेलीविज़न। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा? तो जिसको हम सुन और देख सकते हैं वो हो जाएगा हमारा टेलीविज़न, इसका राइट हो जाएगा आंसर। रेडियो सिर्फ हम सुन सकते हैं, बोर्ड पर सिर्फ देख सकते हैं, और टेप रिकॉर्डर हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पिताजी के साले की माँ आपका रिश्ता में क्या होगा? मतलब मेरे पिताजी
तो हमारे पिताजी हो गए ये। कि साले मतलब साला। की माँ, साले की माँ, साले की माँ, माँ को हम ऊपर रखते हैं भाई, ये हो गया माँ का। आपका रिश्ता क्या होगा? तो माँ पिताजी की क्या हो गई? सास हो गई। ठीक, साला की माँ पिताजी। तो लड़के ने पूछा, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि मेरे पिताजी के साले की माँ क्या लगेगी? तो माँ का संबंध किससे हो गया? सास से हो गया। तो मेरा क्या नानी ने लगेगी? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर, नानी का रिश्ता होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि फुल डोल का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन देखते हैं, ए है अजमेर, बी है जैसलमेर, सी है शाहपुर, डी है अलवर। तो फुल डोल का मेला लगता है हमारा शाहपुर में लगता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है किसका? ऑप्शन देखते हैं, ए है चौराहा, बी है आपका रेलवे क्रॉसिंग का, सी है पैदल पार पथ का, डी है संकरी पुल का, पुलिया का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका संकेत करता है आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ई, इसका राइट हो जाएगा आंसर। ये किसी का भी संकेत नहीं करता है, क्योंकि अगर संकरी पुलिया का संकेत होता है हमारा किस तरह से होता है? इस तरह से, बिल्कुल सीधा होता है। चौराहा का होता है हमारा संकेत इस तरह से, इस तरह से हमारा चौराहा का होता है। ये होता है हमारा संकरी पुलिया का होता है। ये होता है हमारा किसका? ये होता है रेलवे क्रॉसिंग का, रेलवे क्रॉसिंग का होता है। ठीक, पैदल यात्रा का होता है, जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है तो लोग यहाँ पे पैदल चलेंगे। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ऑप्शन ए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए जनगण मन, बी है सिविल पंचांग, सी है वंदे भारत मातरम, डी है राष्ट्रीय शंख। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।